जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 2। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहूँगा क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि पर डे अब 2-3 वीडियो आएगी, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। दोस्तों, अभी भी मैं फ़िट नहीं हूँ, अस्वस्थ हूँ। मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा फीवर आ रहा है। मुझे रेस्ट लेना है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। और एक वीडियो शूट करने में कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं, 2-3 घंटे का मेहनत होती है। इसलिए दोस्तों, मैं वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रेस्ट करना है अभी, ठीक है। आप लोग बोलेंगे सर इतना टाइम से आपको फ़ीवर आ रहा है, हो सकता है कोरोना हो। तो जी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोरोना नहीं है, मुझे कोई भी सिम्टम्स कोरोना के दिखे नहीं हैं, ठीक है। इसलिए मैंने टेस्ट भी नहीं करवाया है और मैं सिर्फ रेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों, होप जल्दी मैं ठीक हो जाऊँगा और आप सबका प्यार इसी तरीके से बना रहा तो मैं और जल्दी ठीक हो जाऊँगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाला हूँ वो पहले देख लेते हैं। उससे भी पहले दोस्तों, हम ये देखना चाहेंगे कि फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़े। फर्स्ट पार्ट में दोस्तों अधिशोषण और अवशोषण पढ़े थे। और क्या पढ़े थे? उसके बाद पढ़े थे अधिशोषक और अधिशोषित प्रावस्था, और इनको अच्छे से डिफाइन किया था और बताए थे कि ये इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन पूछ चुका भी है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हम पढ़े थे कि अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार में हम 2 प्रकार पढ़े थे दोस्तों, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। और उसमें हम डिफरेंस भी देखे थे, अंतर भी देखे थे, और वो बताए थे आपके लिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उन्हें आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा टॉपिक आता है अधिशोषण का उपयोग। दोस्तों, हम इनमें 6-7 उपयोग पढ़ने वाले हैं अधिशोषण का। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं कि रोग नियंत्रण में, ठीक है। तो इन कंट्रोल ऑफ डिजीज़ या डिजीज़, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि होता क्या है। दोस्तों, सबसे पहले देख लीजिए कि हमें कोई भी बॉडी पे घाव होता है तो वो ज़्यादातर घावें सूक्ष्म जीवी के कारण होता है, मतलब बैक्टीरिया के कारण होता है। तो मान लीजिए कि इतने दूर में हमारा घाव हो गया है बॉडी पे, ठीक है, हैंड में ही हो गया है समझ लीजिए। तो होता क्या है कि इन्हें हम 2 तरीके से, या तो कैप्सूल खा लेते हैं या फिर डॉक्टर हमें क्रीम कोई देता है जिसे लगाने से 2-3 दिनों के बाद वो क्या होता है कि वो सही हो जाता है। तो वो क्रीम हम लगाते क्यों हैं और कैसे वो वर्क करता है, कैसे वो काम करता है, उसको देखने वाले हैं। वहाँ पे क्या मिलेगा? वहाँ पे मिलेगा कि अधिशोषण का उपयोग वहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जब हम घाव पे कोई भी क्रीम लगाते हैं तो होता क्या है कि सूक्ष्म जीवी वो जो होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सूक्ष्म जीवी होते हैं जिसके कारण हमारा घाव जल्दी से ठीक नहीं हो पाता है और हमें रिलीफ नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों, जब हम क्रीम लगाते हैं तो वो सूक्ष्म जीवी क्या होता है कि उस क्रीम को क्या करता है, उस मेडिसिन्स औषधि को क्या करता है कि वो अवशोषित करता है। अवशोषित करके वो खुद किल हो जाता है और जिसके वजह से हमारा घाव क्या होता है, ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से वहाँ भी क्या हो रहा है, अवशोषित का काम हो रहा है दोस्तों, अवशोषित का काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि कुछ बीमारियाँ सूक्ष्म जीवों के द्वारा संपन्न होती है। औषधि का अणु सूक्ष्म जीवों के सतह पर अवशोषित हो जाती है। सूक्ष्म जीवी है यहाँ पे, तो उसके सतह पर क्या होंगे दोस्तों, मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारा सूक्ष्मजीवी है, तो इनके सतह पे क्या होगा, हम जो क्रीम लगाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये अवशोषित हो जाएंगे, ये मेडिसिन अवशोषित हो जाएंगे। और जिसके कारण क्या होंगे, सूक्ष्मजीवी का जो कार्य क्षमता है, सूक्ष्मजीवी जितना पहले एक्टिव था वो एक्टिव नहीं हो पाएंगे, वो उनका कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और इस प्रकार अवशोषण के द्वारा हमें रोग पर नियंत्रित पा लिया जाएगा, ठीक है, मतलब रोग नियंत्रित होता है। तो दोस्तों, आपको इस तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है कि अधिशोषण का उपयोग बताएं, तो आप 2-3 बता दीजिए, 4 बता दीजिए। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कितने 6-7 बताने की कोशिश करता हूँ। इसी तरीके से आप हेडिंग दे दीजिएगा और ये कुछ इंपॉर्टेंट बात लिख दीजिएगा। क्या जितना हम ये लिखे हैं आपको उतना ही लिखना पड़ेगा? जी नहीं दोस्तों, आप अपने मन से इसको हम समझा चुके हैं ना कि ये होता क्या है, कि लिख देंगे कि कुछ बीमारियाँ सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। सभी बीमारियाँ तो नहीं होती है, कुछ बीमारियाँ सूक्ष्म जीवों के द्वारा संपन्न होता है। औषधि का अणु सूक्ष्म जीवों के सतह पर अवशोषित हो जाता है और क्या होता है जी कि सूक्ष्म जीवी का कार्य क्षमता उससे क्या होता है, नष्ट हो जाता है। और इस प्रकार हम क्या समझते हैं कि अधिशोषण के द्वारा रोग नियंत्रित होता है, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं हम क्या है, अगला देखते हैं कि रंग उड़ाने में। दोस्तों, यहाँ पे रंग उड़ाने में क्या चीज़ कैसे ये काम आता है, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा चारकोल। चारकोल मतलब कोयला होता है दोस्तों, आपको जंतु चारकोल समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है।
देखिए कि होता क्या है दोस्तों, होता क्या है कि हम मान लीजिए कि यह पेन है और ये पेन पे ये पेंट चढ़ा हुआ है, पेन कलम के ऊपर ये पेंट चढ़ा हुआ है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे जंतु चारकोल वो क्या होता है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे, या कभी टाइम मिला तो बताएंगे। अभी अधिशोषण पढ़ लेते हैं दोस्तों कि अधिशोषण का उपयोग है क्या। ठीक है, तो अभी देख लीजिए, मान लीजिए कि चारकोल लेकर के इसके ऊपर इस तरीके से रफ किए, घसे, तो जिसके बाद क्या होंगे, ये पेन पे चढ़ा पेंट का अणु चारकोल के साथ क्या होता है, चिपक जाता है, और हमें क्या प्राप्त होता है, हमें ये रंगहीन प्राप्त हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, बहुत इजी तरीके से किसी वस्तु के रंग उड़ाने के किसी वस्तु के रंग उड़ाने के लिए अधिशोषण की क्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया में जंतु चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है। जंतु चारकोल के सतह पर रंग के कण अवशोषित हो जाते हैं और वस्तु रंगहीन हो जाता है। होता क्या है, हम आपको बता चुके हैं, ये पेंट है, इस पे कलर चढ़ा हुआ है, तो चारकोल के द्वारा इसे इस तरीके से रफ करेंगे तो इसका अणु क्या हो जाएगा, चारकोल के अंदर में क्या हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। मतलब वहाँ पे अवशोषण की क्रिया होगी, अवशोषित। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये रंगहीन हो जाएगा। इस तरीके से रंग उड़ाने में भी हम क्या करते हैं जी, कि अवशोषण की प्रक्रिया अपनाया जाता है। ठीक है, तो दो हम एप्लीकेशन देख चुके हैं, दो उपयोग देख चुके हैं, और भी उपयोग देखते हैं दोस्तों कि अक्रिय गैस का पृथक्करण कैसे किया जाता है। दोस्तों, अक्रिय गैस का पृथक्करण करने से पहले आपको जानना पड़ेगा, नारियल चारकोल के बारे में दोस्तों जानना पड़ेगा। ये नारियल चारकोल होता क्या है, देखिए दोस्तों, आप नारियल खाए होंगे जहाँ से वाइट वाइट निकलता है, उसके बाद वो कटोरी टाइप का बच जाता है। ठीक है, तो उस कटोरी को हम क्या करेंगे, जलाएंगे। जलाने के बाद उस पर काला काला जो काई बैठेगा, वही काई हमारा क्या कहलाएगा, हमारा कहलाएगा नारियल चारकोल। तो दोस्तों, अक्रिय गैस को पृथक करने में हमको नारियल चारकोल की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, अभी आप अक्रिय गैस, जिसको उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, इनर्ट गैस बोलिए या फिर नोबल गैस बोलिए। ठीक है, तो ये इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक में कितने प्रकार के, छः प्रकार के अक्रिय गैस पाया जाता है। दोस्तों, ये 6 प्रकार के आप देख लीजिए कि कौन कौन होता है। हम आपको मेनली बता देते हैं कि 6 में से हमारा वायुमंडल में 5 प्रकार के पाए जाते हैं। एक सर कौन नहीं पाया जाता है, तो एक रेडॉन RN गैस वो नहीं पाया जाता है। और क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि वह रेडियो सक्रिय अवस्था में होते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं, इसलिए वो हमारे वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं। बाकी के 5 पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, ये जितने भी अक्रिय गैस होते हैं उनका सबका अलग अलग टेम्परेचर पर वो क्या होते हैं, वो किसी अन्य पदार्थ में अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए हम क्या कह रहे हैं कि जितने सारे बचे 5 ना, तो 5 जितने सारे हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, कि हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग पृथक्करण कर सकते हैं। पृथक्करण मतलब क्या करना, कि 5 अगर पाँचों घुला मिला है एक ही बर्तन के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग 5 को कर सकते हैं। किस विधि द्वारा, तो क्या है, कौन सा विधि हम पढ़ रहे हैं, अवशोषण द्वारा। किस विधि द्वारा थी, अधिशोषण द्वारा। ठीक है, कि अधिशोषण द्वारा हम क्या कर सकते हैं, 5 गैस को अलग अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों हम बताते हैं। ठीक है, जैसे कि हम क्या करेंगे कि एक बर्तन ले लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, 5 गैस, मतलब वो हम अक्रिय गैस लेंगे तो वो तो सारे गैस होंगे। ठीक है, हमारे वायुमंडल में तो ऐसा है नहीं कि यहाँ पे थोड़ा सा इधर इस साइड में हीलियम पाया जा रहा है, इस साइड में आर्गन पाया जा रहा है, इस साइड में नियॉन पाया जा रहा है, ऐसा तो है नहीं, सारे मिक्स रहेंगे। तो वो मिक्स को हम कैसे मतलब अलग अलग पृथक्करण कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, एक बर्तन ले लेंगे, उसमें सारे अक्रिय गैस ले लेंगे, और गैस लेकर के क्या करेंगे कि हम भिन्न भिन्न टेम्परेचर, मतलब उस बर्तन का टेम्परेचर भिन्न भिन्न करके, और उसमें हम क्या करेंगे, नारियल चारकोल उसमें डालेंगे। उस बर्तन के अंदर क्या करेंगे, नारियल का चारकोल उसमें डालेंगे, तो जिससे क्या देखा जाएगा कि प्रत्येक अक्रिय गैस का अलग अलग टेम्परेचर, तापमान पर मतलब क्या होता है, अवशोषण होता है। तो वो क्या हो जाएंगे, अवशोषित हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्त, ये कहता क्या है कि किसी गैस के मिश्रण में नारियल चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किया जाता है जब अधिशोषित प्रवस्था अक्रिय गैस हो। इस प्रक्रिया में अक्रिय गैस नारियल चारकोल के सतह पर क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं, और अक्रिय गैस को अलग अलग कर लिया जाता है। मतलब हम आपको जो समझाएं, थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगा, बट आप समझ के देखिए कि एक बर्तन ले करके उस बर्तन को भिन्न भिन्न टेम्परेचर पे किया जाएगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर को बदलेंगे वैसे वैसे हम नारियल चारकोल डालेंगे, तो देखा जाएगा कि
क्या होगा कि मान लीजिए कभी आर्गन इस नारियल चालकोल के ऊपर बैठ जाएगा और फिर क्या करेंगे, नारियल चालकोल हम हटा लेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा आर्गन प्राप्त हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर अलग टेम्परेचर जो हीलियम का टेम्परेचर चाहिए उसके लिए क्या कर दिया जाता है, हीलियम के टेम्परेचर करके और उसमें फिर से नारियल चालकोल डाला जाता है, जिसके कारण फिर हीलियम गैस क्या होंगे कि नारियल के चालकोल पर क्या होंगे, अवशोषित हो जाएंगे। फिर हम बर्तन से क्या करेंगे, नारियल का चालकोल निकाल लेंगे और हमारा हीलियम गैस निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे कि अलग टेम्परेचर दे करके जो नियॉन को चाहिए उस टेम्परेचर को दे करके और फिर से हम नारियल का चालकोल डालेंगे और देखेंगे क्या कि नियॉन गैस नारियल के चालकोल पर क्या हो जाते हैं और अधिशोषित हो जाते हैं। फिर हम क्या करेंगे कि उसे निकाल लेंगे। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि सारे गैस को अलग अलग कर दिए। दोस्तों अभी हमारे देश में जो ऑक्सीजन का किल्लत चल रहा है वो क्या आपको पता है कि वो ऑक्सीजन कौन सा ऑक्सीजन है, वो उसे कहा जाता है मेडिकल ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन तो सेम ही है बट नाम अलग है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन उसका नाम है। दोस्तों वो भी कुछ इसी तरीके से हमारे वायुमंडल से अलग कर लिया जाता है। दोस्तों आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में, चलिए पहले उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, हमारे वायुमंडल में 78% क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन गैसेज पाए जाते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्टली नहीं है, अभी इसका मात्रा कुछ बढ़ चुका है, वो 0.1 बढ़ चुका है, मतलब 78.1% हो चुका है। तो चलिए दोस्तों इसको छोड़ते हैं, अभी देखते हैं कि नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होते हैं, 78। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होते हैं, ये 21% होते हैं। ठीक है, एक्चुअल में 20.9 मतलब 20.9% एक्चुअल में हो चुका है, अभी घट चुका है ये। ठीक है, हमारे वायुमंडल में, लेकिन हम इसे इतना ही लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितने होते हैं दोस्तों, तो ये होते हैं 0.03%। ठीक है, इस तरीके से आर्गन कितने होते हैं, तो ये होते हैं 0.93%। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट गैसेज होते हैं। तो दोस्तों हमें सबसे पहले बता देते हैं कि हमारा ये फेज़ 2 में, मतलब कोरोना वायरस जो इस बार आया है फेज़ 2 में, वो कितना घातक है आपको पता है। ये हमारा लंग्स, जो हमारा फेफड़ा है, जो क्या करता है, वो हमारा फेफड़ा मेनली करता क्या है दोस्तों, तो हमारा फेफड़ा मेनली करता है कि वो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, ब्लड से ऑक्सीजन को क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कर देता है, बदल देता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में रूपांतरित करने का कार्य करता है। तो दोस्तों ये नया जो वेरिएंट का कोरोना वायरस देखा जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें लंग्स बहुत जल्दी इफेक्टेड हो जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत जल्दी काम करना बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, वर्क करना बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है दोस्तों कि ऑक्सीजन हम जो ऑक्सीजन सांस के द्वारा लेते हैं, हम जो सांस लेते हैं उसमें क्या आपको सिर्फ ऑक्सीजन आपको मिलता है, जी नहीं, हम जो सांस लेते हैं उसमें ये सारे के सारे गैसेस मिलते हैं। बट हमको जीवन के लिए जो, मतलब जीवन जीने के लिए जो गैसेज चाहिए वो कौन सा गैसेज होते हैं दोस्तों, तो वो तो ओनली ऑक्सीजन ही होते हैं। तो हमारे ऑक्सीजन जितना हम सांस लेते हैं उसका मात्र कितने 21% ही हम अपने बॉडी को फंक्शन करने के लिए ये लेते हैं। हमको जीने के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, पूरे वायु का 21% हमको मिल पाता है। ठीक है, तो लंग्स का काम क्या होता है, हमारा लंग्स का काम यही होता है मेनली, हम आपको टूटा फूटा अवस्था में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो लंग्स होता है दोस्तों, वो क्या करता है कि वो जो भी हम सांस लिए उसमें से मेनली जो 21% ऑक्सीजन है उसको छांट लेना और बाकी ये सब को अलग छांट लेना। ठीक है दोस्तों, बाकी ये सब को अलग छांट देना और हमारे जो वायु में जो 21% ऑक्सीजन है उसको अलग छांट के और बॉडी में भेजना। ठीक है दोस्तों, हो क्या रहा है कि ये जो न्यू वेरिएंट का कोरोना वायरस है ये हमारे लंग्स को इफेक्ट कर दे रहे हैं, और हम जब सांस ले रहे हैं तो सांस में तो ये सारे गैसेज लेंगे, तो हमारा ये छँटाई का कार्य जो है वो कौन करेगा, ये तो पूरे बॉडी को जाएगा, और हमारे बॉडी को सभी गैसेज आवश्यकता है नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो इस अवस्था में हमें ऑक्सीजन की कमियां महसूस हो रही है। मान लीजिए कि हमें 100 ml ऑक्सीजन की ज़रूरत है और हम सांस लिए तो हमारे 100 का कितना 21%, मतलब 21 ml ही ऑक्सीजन हमारे बॉडी में गया, तो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की कमियां महसूस होगी कि नहीं होगी, ऑफकोर्स होगी, क्योंकि वो फंक्शन नहीं कर पा रहा है, छँटाई नहीं कर पा रहा है, कौन, लंग्स। इस तरीके से दोस्तों हम अभी ऑक्सीजन का किल्लत चल रहा है, किसके वजह से, तो इसके वजह से क्योंकि ये हमारा जो लंग्स है वो डैमेज पड़ जा रहा है। 2 से 3 दिनों के 4 दिनों के
अंदर ही, ठीक है। तो दोस्तों और हम थोड़ा सा डिटेल्स में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, वो आप समझते जाइए, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अगर हमको 100% प्योर ऑक्सीजन बाहर से मिले तो लंग्स काम करे या ना करे, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि बाहर से ऑक्सीजन ला करके सिलेंडर में भर करके प्योर 98%, 99% प्योर ऑक्सीजन ला करके हमारे क्या कर रहे हैं, नाक के पास छोड़ रहे हैं। उस तरीके से देखते हैं ना कि माउथ के पास लगा दिया जाता है, जिस वो सिलेंडर और सिलेंडर से पाइप जुड़ा रहता है जो माउथ के पास इस तरीके से लगा दिया जाता है, और हमारे अंदर क्या जाता है, हमारे अंदर पूरा का पूरा प्योर ऑक्सीजन 98 और 99% ऑक्सीजन प्योर जाने लगता है। तो उस स्थिति में हम कुछ दिन तक, जितने दिन तक हम अगर ऑक्सीजन प्योर लेते रहें उतना दिन तक बच सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या कर रहा है, हर एक हॉस्पिटल में क्या कर रहा है, जिनका लंग्स डैमेज हो चुका है, जिनको मतलब जिनका ये लंग्स इन सब गैसों को छटैया करके ऑक्सीजन को नहीं भेज पा रहे हैं अंदर, उनके लिए क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दे रहा है। आप क्या समझ पाए हैं कि लंग्स का क्या काम है, हम ऑक्सीजन क्यों ले रहे हैं, आप समझ पाएँ। तो चलिए दोस्तों, ये जो हम पहले आप समझते हैं क्या कि वो जो सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में ऑक्सीजन कहाँ से आती है प्योर। आप तो बता दिए सर कि 98% ऑक्सीजन, 98% ऑक्सीजन उसमें प्योर रहता है, किस में, सिलेंडर में। तो सर उसमें कहाँ से आता है ये बताइए। तो चलिए दोस्तों उसको समझते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बताइए कि ये वातावरण का स्ट्रक्चर है कि इतना इतना परसेंटेज गैस का पाया जाता है वातावरण में, ठीक है। तो सर उसमें से ऑक्सीजन कैसे छटैया करेंगे, तो जान लीजिए कि एक मशीन टाइप का होता है, ठीक है। वो मशीन का पूरा फंक्शन हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। होता क्या है, ये एक मशीन होता है, और मशीन में होता क्या है, ये अवशोषित करता है सारे गैसों को अंदर की ओर, बहुत सारे अंदर अवशोषित कर लिया यहाँ पे सारे गैसेज, मतलब हम कहेंगे कि वायु, क्या चीज़ जी, वायु इसमें चला गया, ठीक है। और इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से एक अलग सा मतलब कि ये लगा होता है, ठीक है। अभी आपको समझाते हैं। उससे पहले आपको ये सारे गैसेज का अलग अलग टेम्परेचर जानना पड़ेगा कि ये कितना अवस्था में ये गैस है। तो गैस से क्या हम इस गैस को मतलब क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। गैस को ठंडा करने से क्या ये द्रव अवस्था में हो सकता है क्या, पढ़ चुके हैं कि हाँ, ये गैस को अगर हम खूब ठंडा करें तो ये द्रव अवस्था में, और द्रव को भी बहुत ज़्यादा ठंडा करें तो वो क्या हो सकता है, ठोस अवस्था में हो सकता है। जैसे कि वेपर को 0 डिग्री C पर गर्म, मतलब वेपर को बहुत ज़्यादा ठंडा करें तो वो लिक्विड फॉर्म में आएगा, फिर लिक्विड को अगर 0 डिग्री C पर रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बर्फ़ हो जाएगा। तो क्या ये गैस है, तो गैस को हम क्या ठंडा करेंगे तो क्या ये लिक्विड फॉर्म में आ सकता है क्या, तो आपको आ सकता है सर। तो उसका कोई निश्चित टेम्परेचर तो होगा ना। तो सारे गैस का अलग अलग टेम्परेचर होता है दोस्तों। इसका टेम्परेचर जो होता है -195 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। इसका जो दोस्तों होता है वो होता है -185, कितना, 185 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर हम इसको कर देंगे -1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ठंडा। सर इस सब का, सर इसका हमको एग्जैक्टली पता नहीं है, वही 125 डिग्री, -125 डिग्री सेल्सियस, और इसका सर जी वही -115 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। -115 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो पहले देखिए क्या क्या कर दिया जाता है कि यह एक मशीन होता है जिसके द्वारा अंदर क्या आती है, एयर आ गई। और उसके बाद अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस मशीन का टेम्परेचर हम सबसे पहले -115 करेंगे, जिसके वजह से क्या होगा कि तली में यहाँ पे आपको तली दिख रहा है, यहाँ पे आर्गन गैस क्या होंगे, बैठ जाएंगे। और हम क्या करेंगे, लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सारे आर्गन गैस को निकाल लेंगे। तब इस बर्तन में या इस मशीन में अब क्या क्या बचा हुआ है, ये तीनों गैसेस बचा हुआ है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि इस मशीन का टेम्परेचर अब कितना करेंगे, -125 डिग्री सेल्सियस करेंगे। तब हम क्या देखेंगे कि CO2 दोस्तों क्या होगा, तली में बैठ जाएगा। और फिर CO2 को भी हम क्या करेंगे, एक पाइप द्वारा हम निकाल लेंगे। किस फॉर्म में बैठेगा CO2, तो लिक्विड फॉर्म में। हम ये सारा टेम्परेचर क्या है, ये सारा टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म को प्राप्त करने के लिए ये सारा टेम्परेचर है, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों कि आर्गन को भी हम निकाल लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकाल चुके हैं। अब इसमें नाइट्रोजन गैस बचा हुआ है और ऑक्सीजन गैस बचा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि इस मशीन का टेम्परेचर जो है वो कितना करना है, -185 डिग्री C करना है। जिसके वजह से जितना सारा ऑक्सीजन रहेगा वो क्या रहेगा, वो सब क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। और उसको हम निकाल करके और एक कंटेनर में भर देंगे। दोस्तों याद रखें कि वो जो कंटेनर होगा उसके अंदर भी टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए, उसके अंदर भी टेम्परेचर 185 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, -185 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और उस कंटेनर को हम जगह जगह पहुँचा देंगे, ठीक है।
तो ये जो देख रहे हैं ना ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो चली है पूरे भारत में, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो ये गाड़ियाँ हैं, जो कंटेनर है, टैंकर है, उसमें किस तरीके से उसमें ये लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ही भरा जा रहा है। अब दोस्तों क्या करेंगे कि उसमें से पाइप लगा करके और सिलेंडर में भर देंगे। सिलेंडर कैसा रहता है, उसमें तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि इतना टेम्परेचर सिलेंडर में होता है। तो वो जब सिलेंडर में भरते हैं तो उस लिक्विड का इतना थोड़ा सा पोर्शन लेंगे ना, तो एक पूरा सा सिलेंडर भर जाएगा। क्योंकि कि जैसे कंटेनर से निकलेगा वो गैसियस फॉर्म में हो जाएगा। क्या आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है दोस्तों। मेनली हमारे देश में जो कमियां हैं वो टैंकर की कमी है, ठीक है। हमारे देश में मात्र 7,000 टैंकर है, ठीक है, और डिमांडिंग उससे कहीं ज़्यादा है। 9,000 10,000 टैंकर की ज़रूरत है हमारे देश में, ठीक है। तो अभी हो क्या रहा है दोस्तों कि विन विन देशों ने अपना योगदान देने का देने को बोला है कि हम इतने टैंकर दे रहे हैं, हम इतने टैंकर दे रहे हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि हम 70 टैंकर देंगे। इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज़, भारत में भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं, तो वो टैंकर देने को कह रहा है। आप समझ पा रहे हैं ना कि कितना कॉस्टली वो टैंकर होता होगा। उसके अंदर टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए, -185 डिग्री C टैंकर का टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारा भारत सरकार ने कहा है कि आपके पास जो भी टैंकर है जो इतना रखता हो, उसको जल्दी से ऑक्सीजन के काम में लीजिए। और इससे ज़्यादा, जैसे हमारे देश में नाइट्रोजन वाले भी बहुत सारे टैंकर हैं। तो हमारे देश में बोला गया है कि जितना नाइट्रोजन टैंकर वाले हैं उनको भी क्या चीज़ के ऑक्सीजन के रूप में आप उसको वर्क में लाइए, मतलब काम में लाइए। इस तरीके से दोस्तों अभी क्या कीजिए, आप लोग प्लीज़, आप लोग से निवेदन है कि आप लोग 10 से 15 दिन और घर में रुकिए, ठीक है। सही से पालन कीजिए लॉकडाउन का। अभी लॉकडाउन बिहार में लग चुका है, तो सही से पालन कीजिए, क्योंकि हमारा देश बहुत जल्दी ये ऑक्सीजन के किल्लत से पार पा जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब सारे देश सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे देश में भी जगह जगह पे प्लांट बन रहे हैं, ठीक है। तो हम जल्दी ही कोरोना का ये ऑक्सीजन के किल्लत से हम जल्दी पार पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे। चलिए दोस्तों, बातें बहुत हो गई, बातें फालतू की नहीं थी, थोड़ी समझदारी की होगी। आपको समझ में आया हो ये कैसे मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत हमारे देश में है और कैसे इसको पूरा किया जा रहा है। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो एक कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से जितना जानकारी मुझे होगा वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, तो 3 तक हम लोग पढ़ चुके थे कि अक्रिय गैस का पृथक्करण किस तरीके से हम क्या करेंगे, अधिशोषण की प्रक्रिया द्वारा करेंगे, ये हम देख चुके हैं दोस्तों। आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और चलिए आगे की ओर पढ़ते हैं दोस्तों कि उत्प्रेरण क्रिया में कैसे ये अधिशोषण की क्रिया हमारा काम में आता है। सबसे पहले उत्प्रेरण क्या होता है और उत्प्रेरक क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, हम पहले उत्प्रेरक को समझेंगे, ठीक है, कि उत्प्रेरक ऐसे आगे है कि उत्प्रेरक क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं उसको हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा हिंट जान लेते हैं कि उत्प्रेरक होता क्या है दोस्तों। तो उत्प्रेरक एक पदार्थ ही होता है दोस्तों, ठीक है। और वो अभिक्रिया में भाग लेता है और सिर्फ इस पर्पस से भाग लेता है कि अभिक्रिया को क्या कर सके, धीमे कर सके या फिर तेज कर सके, ठीक है। और उसका कोई काम नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि उत्प्रेरक हम डालेंगे तो उत्प्रेरक के सहायता से किसी और पदार्थ का निर्माण होगा। क्या समझ पा रहे हैं उत्प्रेरक क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे हम खाना में तेज पत्ता का जो हम ये रोल है होता है ना कि वो कुछ करता नहीं। क्या तेज पत्ता को हम खाते हैं दोस्तों? नहीं, बिल्कुल नहीं खाते हैं। वो क्या करता है, वो टेस्ट को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। इसलिए तेज पत्ता डाला जाता है, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि उत्प्रेरक क्या होता है। तो वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा सकता है, मतलब कि अभिक्रिया के वेग को परिवर्तन कर सकता है उत्प्रेरक, ठीक है। समझ चुके हैं। उत्प्रेरण क्या होता है, तो उत्प्रेरक की सहायता से ये जो अभिक्रिया के वेग को कम या ज़्यादा किया जा रहा है ना, ये प्रोसेस उत्प्रेरण कहलाता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि उत्प्रेरण की क्रिया में कैसे अधिशोषण का उपयोग होता है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक कार्य करता है। ऑफकोर्स बता दिए हैं, जैसे कि हाइड्रोजनीकरण में हमारा निकेल काम करता है। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे बहुत सारा, अभी बने रहिए मेरे साथ। हाइड्रोजनीकरण जैसे प्राकृतिक घी से डालडा वगैरह ये सब बनता है, ठीक है। तो उसका निर्माण जो होता है वो हाइड्रोजनीकरण कहलाता है, ठीक है। अभी ये समझिए कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक कार्य करता है। इस रासायनिक अभिक्रिया
इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणु उत्प्रेरक के सतह पर क्या हो जाते हैं, अभिकारक का जो भी अणु होगा, आपको पता होगा कि अभिकारक क्या होते हैं और प्रतिफल क्या होते हैं। जैसे हम क्या लेंगे, ओ H2 ले लेंगे, H2 ले लेंगे और प्लस में क्या ले लेंगे, O2 ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना देगा, 2H2O बना देगा। बैलेंस नहीं है तो यहाँ 2 करेंगे, यहाँ बैलेंस नहीं है तो यहाँ 2 करेंगे, तो ये अभिकारक कहलाता है। ये तीर के पीछे, तीर के लेफ्ट में जो भी होता है वो अभिकारक होता है और इधर जो होता है प्रतिफल होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अभिकारक के अणु उत्प्रेरक के सतह पर क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं और अभिक्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक है, इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि क्या क्या ज्ञात होता है आपको कि उत्प्रेरण क्रिया में भी क्या होता है, मतलब अवशोषण अधिशोषण का क्रिया काम में आता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आगे की ओर पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे है दोस्तों क्या है कि फेन उत्प्लावन विधि। क्या है दोस्तों, आगे क्या है देखिए तो कि फेन उत्प्लावन विधि, ठीक है, या झाग उत्प्लावन विधि, ये क्या है दोस्तों, तो ये आपको इनऑर्गेनिक जब चलेंगे, ठीक है, पदार्थ या तत्व को जब हम निष्कासित करेंगे वहाँ पे हम ये चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, कि वहाँ पे किस तरीके से कोई भी अयस्क को शुद्धिकरण किया जाता है, तो उसमें एक विधि आता है फेन उत्प्लावन विधि या झाग उत्प्लावन विधि द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है और किस तरीके से हम अधिशोषण का उपयोग करते हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक बर्तन में पानी लेते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में पानी लेकर पानी में अयस्क को रख दिया जाता है। आप ये जानते होंगे दोस्तों, 10th में भी पढ़े होंगे। ठीक है, अभी हम 12th में इनऑर्गेनिक जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम अच्छे से इसको डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी आप जान जाइए कि एक बर्तन में पानी लेकर पानी में अयस्क को रखा जाता है। ठीक है, फिर उसमें पाइन का, जिसको चीड़ का तेल, ये क्या होता है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है, पाइन का तेल रखकर उसमें हवा का झोंका दिया जाता है। ठीक है, एक बर्तन लिए, उसमें पानी डाल दिए और पानी के अंदर क्या डाल दिए, अयस्क डाल दिए। और अयस्क डालने के बाद फिर क्या करते हैं, पानी में क्या डाल दिया जाता है, पानी में पाइन का तेल, जिसको हिंदी में चीड़ का तेल कहा जाता है। ठीक है, ये डालते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसमें हवा का झोंका ऐसे ऐसे हवा देते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि उसमें झाग उत्पन्न हो जाता है। झाग मतलब फेन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, झाग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इससे झाग उत्पन्न होता है, देख लीजिए। ठीक है, तथा इस प्रक्रिया में अयस्क के सतह पर पाइन का तेल होता क्या है कि अयस्क के सतहों पर बहुत सारे छोटे छोटे कण उसमें इंटर किए हुए रहते हैं, मतलब धंसे होते हैं। ठीक है, और जैसे हम पाइन का तेल डालें, जहाँ मतलब हवा लगाएं, तो होगा क्या कि वो झाग के सहारे वो अयस्क के छोटे छोटे छिद्रों से वो सारे कण क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे और ऊपर आकर के अलग हो जाएंगे। मतलब हमको अयस्क से अलग करना था। ठीक है, तो अयस्क से वो अलग हो जाएंगे और पाइन का जो तेल है वो छिद्र में क्या हो जाएगा, समा जाएगा। मतलब वो अशुद्धि के जगह पाइन का तेल क्या होगा, चला जाएगा अंदर। तो देख लीजिए, तथा इस प्रक्रिया में अयस्क के सतह पर पाइन का तेल और अधिशोषित हो जाता है। इससे अशुद्धि अलग हो जाते हैं। अलग हो गए कि नहीं, जहाँ अशुद्धि था वहाँ से अशुद्धि हट गया और पाइन का तेल उसी छिद्र में क्या हो गया, चला गया। ठीक है, और क्या हो गया, अशुद्धि अब हट गए। ठीक है, झाग के साथ मतलब हट गए। ठीक है, अभी क्या होगा, इस तरीके से अधिशोषण का क्रिया हम क्या देख रहे हैं कि फेन उत्प्लावन विधि में भी उत्पन्न हो रहा है, मतलब उपयोग में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये 5वां पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कि छठा क्या है कि गैस नकाब में भी हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं जी, गैस नकाब में भी हम अधिशोषण का उपयोग हम करते हैं। किस तरीके से करते हैं, आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि जहाँ ये कोयला का कारखाना देखे हैं, जैसे कोयला का कोई उद्योग जहाँ पे कोयला बहुत मात्रा में मतलब फैक्ट्री वगैरह इस तरीके से जहाँ पे उद्योग में लाया जाता हो कोयला, मतलब कोयला का खान वगैरह इस टाइप में, वहाँ पे आप देखे होंगे कि लोग जो भी वर्कर्स होते हैं वहाँ पे मास्क पहने होते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छे सेफ्टीदार मास्क होते हैं, बहुत अच्छा तरीके से पहने होते हैं वो। तो चलिए दोस्तों, उसी गैस नकाब की बातें कर रहे हैं। तो गैस नकाब कैसे बोले सर जी, तो हाँ जी, गैस नकाब वहाँ पे गैस से बचने के लिए ही कोयला के खानों में काम करने वाले व्यक्ति जो मास्क पहनते हैं वो सिर्फ गैस से बचने के लिए। सर कौन कौन सा गैस बचने के लिए और कहाँ से ये गैस आती है, तो बता दें आपको कि जो हम कोयला जो हम निकालते हैं खानों से, वहाँ से कोयला ही सिर्फ नहीं निकलता है, उसके जगह पे मेथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड CH4 और CO, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, मेथेन CH4 और
कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, और CH4 ये दोनों निकलता है खानों से, सिर्फ कोयला ही नहीं निकलता है, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये आपको पता होगा कि ये गैसेज बहुत जल्दी हमारा दम घुटने लगता है। इस गैसों को अगर हम ये सूंघे तो बहुत जल्दी हमारा क्या होगा कि श्वास नली में प्रॉब्लम हो जाएगी और हमारा दम घुटने लगेगा और हमारी जल्दी से मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। ये अगर सूंघे तो, ठीक है, या हमारे सांस के द्वारा गया तो, ठीक है। तो कोयला के खानों में सिर्फ कोयला नहीं निकलता, ये सब गैस का भी रिसाव हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है, बहुत सारे वर्कर्स का मृत्यु हो जाता है। तो इसीलिए इस गैस से बचने के लिए ही गैस नकाब का उपयोग किया जाता है। तो इसी गैस नकाब में ही अधिशोषण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें एक सक्रिय चारकोल, चारकोल मतलब आप फिर से हम बता देते हैं कि चारकोल वही कार्बन का रूप होता है, ठीक है। और ये बहुत सक्रिय होता है। सक्रिय का मतलब क्या होता है हम आपको बता देते हैं। सक्रिय मतलब एक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और तात्पर्य हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं। यहाँ पे वैसे चारकोल होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है कि वो बहुत ही संघनित होता है, उनका जो डेंसिटी होता है वो बहुत ही अधिक होता है, बहुत पास पास उनके कण होते हैं, ठीक है, उस चारकोल का। और वो चारकोल गैस के नकाब के ठीक फ्रंट में लगाया जाता है। जैसे ये नकाब है तो इसके फ्रंट में यहाँ पे चारकोल लगा दिया जाता है, ठीक है। और इतना संघनित होता है, उसमें इतना इतना छोटा छोटा छिद्र होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। उस छिद्र का जो रेडियस होगा इतना कम होगा कि सोच भी आप नहीं सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि वो जैसे ये नकाब है और नकाब के ऊपर से क्या लगा दिया जाता है, ये चारकोल का ये क्या दिया जाता है, पट्टी लगा दिया जाता है। तो अब क्या होगा कि अब जो गैस आएगी ये चारकोल उस गैस को क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी, ठीक है। तो अधिशोषित हो जाएगी उसमें, ठीक है। क्या कर लेंगे, वो सारे गैस के छोटे छोटे कण इस चारकोल के अंदर क्या हो जाएगा, समा जाएगा, अवशोषण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अधिशोषण मतलब अधिशोषण की क्रिया देखा जा रहा है कि नहीं, कि उसको सोख लेता है, ठीक है। और इस तरीके से हम मतलब कि जो फ्रेश जो एयर होता है वो गैस के नकाब के पीछे से फ्रेश एयर जा पाता है। आप समझ पा रहे हैं क्या? तो देख लीजिए ये गैस के नकाब में होता क्या है कि गैस के नकाब के सतह पर चारकोल का स्तर क्या किया जाता है, चारकोल का स्तर लगा दिया जाता है। गैस के नकाब पर चारकोल का स्तर क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है। कोयला उद्योग, अच्छा देखिए, और यह नकाब कोयला उद्योग में कार्य करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है, और कहीं पे नहीं, ठीक है। देख लीजिए कहता है क्या कि यदि कोयला खदान से जहरीली गैस CH4 और CO जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ETC इत्यादि उत्पन्न होती है, तो अब यह गैस ठोस के सतह, जैसे चारकोल जो हमारा ये नकाब था तो इसके ऊपर कैसा ठोस चारकोल अधिशोषित कर लेता है, ठीक है। किसको कर लेता है, वो गैस को कर लेता है, ठीक है, जिससे काम करने वाले मजदूर को जहरीली गैस से सुरक्षा मिलती है, ठीक है। आप समझ चुके होंगे, इसको एक बार और आप रिपीट कीजिएगा, आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी कहता है सातवां क्या है कि निर्वात उत्पन्न करने में, जैसे निर्वात एकदम से हमको निर्वात मतलब समझते हैं ना, जहाँ पे कोई भी एयर मौजूद ना हो, उस स्थिति को हम निर्वात कहते हैं, ठीक है। अभी देख लीजिए, ठीक है, कि हम देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई बर्तन से अगर हम वायु खींच ले तो भी बर्तन में क्या होता है कि वायु रह ही जाता है। कैसे रहेगा जी, कि गैस जैसे जैसे बहुत सारे गैस का कण क्या होते हैं बर्तन के दीवारों पे क्या होता है, चिपक जाता है, और हम सोच रहे हैं कि ये एक बर्तन है और इससे हम बहुत सारा एयर निकाल ले बाहर, तो ये क्या हो गया, वैक्यूम हो गया, मतलब कि ये निर्वात हो गया। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ से गैस निकाल भी लेते हैं तब भी ये क्या है कि